सुबह सुबह जब दिनेश वॉकिंग करके घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी प्राची गुस्से में बर्तनों को पटक रही थी। अरे क्या हुआ प्राची, किसी बात से नाराज हो क्या? दिनेश ने पूछा तो प्राची मुंह बनाते हुए बोली, न जाने हमारे दिन कब बदलेंगे। सब लोग छुट्टियां मनाने दूसरे देशों में घूमने फिरने के लिए जाते हैं और एक हम हैं जो आज तक इंडिया भी पूरा नहीं देखा है। कितने दिनों से वादा करते आ रहे हो कि हम भी कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हमारे बच्चे सोनू और मोनू भी कितनी बार कह चुके हैं, लेकिन आप हैं जो टस से मस नहीं होते। प्राची गुस्से में बोलते जा रही थी, लेकिन दिनेश को अपनी पत्नी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे नज़रअंदाज करते हुए वो चुपचाप अखबार पढ़ने बैठ गया। तो प्राची बोली कि कल ही मेरी सहेली का फ़ोन आया था, अमेरिका घूमने गए हैं वो लोग। ये देखो फ़ोटो भेजी है उसने, क्या नज़ारा दिखता है वहाँ का। सोचो, अगर फ़ोटो में इतना खूबसूरत नज़ारा है तो सामने से देखने में तो कितना अच्छा लगता होगा। प्राची ने अपने मोबाइल में फ़ोटो दिखाते हुए अपने पति दिनेश से कहा। तो दिनेश बोला, अरे प्राची, इन हाई सोसाइटी के लोगों का क्या ही कहना। उनकी जो इच्छा होती है उस पर वो लाखों खर्च कर देते हैं। उनसे हमारा क्या मुकाबला। ऐसी सहेलियों से तो दूरी बनाए रखना ही बेहतर है, जो अपनी फ़ोटो दिखा दिखा कर दूसरों के घरों में आग लगाती फिरे। दिनेश ने कहा तो प्राची अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए बोली, अरे मैं कौन सी अमेरिका जाने को कह रही हूँ। कम से कम इंडिया तो घुमा ही सकते हो। लेकिन तुम्हें मेरे कहने का फ़र्क ही कहाँ पड़ता है। तुम्हें तो बस अखबार पढ़ने से मतलब है। इस अखबार से फुर्सत मिलेगी तभी तो कुछ सोचोगे ना, प्राची ने गुस्से में कहा। तो दिनेश बोला, अरे तुम मेरी अखबार के साथ क्यों दुश्मनी निकाल रही हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां तो आ जाने दो, फिर सोचेंगे इस बारे में भी, कहकर दिनेश ने बात को टाल दिया। कुछ दिन शांति से बीते। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन दिनेश जब ऑफिस से घर लौटा तो उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। उसे देखकर प्राची परेशान होते हुए बोली, अरे क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? अरे बताते क्यों नहीं, मेरी जान निकली जा रही है। तो दिनेश बोला, बताने को अब कुछ बचा ही कहाँ है, तुम खुद ही देख लो। ऐसा कहते हुए दिनेश ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और प्राची के हाथ में रख दिया। प्राची लिफाफे को खोलकर पढ़ने लगी तो उसके आश्चर्य की सीमा ही ना रही। चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी से दिनेश की ओर देखते हुए बोली, क्या सच में आपका प्रमोशन हो गया है? तो दिनेश मुस्कुराते हुए बोला, श्रीमती जी, बस प्रमोशन ही नहीं, कंपनी की तरफ से 3 लाख रुपए का बोनस और फॉरेन घूमने के लिए फैमिली टूर पैकेज मिला है। यह सुनकर प्राची को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। तभी दिनेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? चाहे देर से ही सही, लेकिन आपकी ख्वाहिश तो पूरी कर ही देगा आपका ये निठल्ला पति। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया, आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोनों बच्चे भी खुशी से झूम उठे। पापा, हम अभी अपने दोस्तों को बताकर आते हैं, कहते हुए दोनों बच्चे दौड़ते हुए घर से बाहर निकल गए। फिर प्राची ने उत्साहित होते हुए पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि हमें जाना कब है? बस अगले हफ्ते की फ्लाइट है। इसका मतलब तो तैयारी के लिए सिर्फ 7 दिन हैं हमारे पास। सोचते हुए प्राची रसोई घर में खाना बनाने चली गई। रात के डिनर के समय भी विदेश घूमने की बात चल रही थी। तभी दिनेश बोला, मैं कल बैंक से पैसे निकलवा कर ले आऊँगा। तुम लोग अपने सामान की लिस्ट तैयार कर लो, जैसे जो कुछ भी खरीदना है कल ही खरीद लेना। दिनेश के इतना कहने की देरी थी कि दोनों बच्चे अपनी अपनी फरमाइशें बताने लगे और हमेशा की तरह दोनों बच्चों को बोलते देख उनका कुत्ता रॉक्सी भी भौंकने लगा। तभी दिनेश और प्राची का ध्यान अपने कुत्ते की ओर गया और दोनों एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। फिर दिनेश बोला, प्राची,
ये तो हमने सोचा ही नहीं। जब हम विदेश जाएंगे तो रोक्सी को कहाँ छोड़ेंगे। तो प्राची भी सोच में पड़ गई। तभी बच्चे बोल उठे, मम्मी, रोक्सी को नानी के घर छोड़ देते हैं। इससे पहले कि प्राची कुछ कहती, बच्चों ने तुरंत नानी को फ़ोन लगाकर अपनी मम्मी को थमा दिया। कैसी हो माँ? प्राची ने पूछा। तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज़ आई, मैं ठीक हूँ बेटी, तुम सब कैसे हो? हाँ माँ, हम सब भी ठीक हैं। दरअसल हम लोग विदेश घूमने जा रहे थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि रोक्सी को कहाँ छोड़ेंगे। अगर आप कुछ दिनों के लिए उसे रख लेती तो ठीक रहता। प्राची की बात सुनकर उसकी माँ बोली, बेटी, वो क्या है ना, कुछ दिनों के लिए तेरी भाभी भी मायके गई है और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है, इसीलिए मुझसे तो ये सब नहीं हो पाएगा। फिर कुछ सोचकर उसकी माँ ने कहा, अरे हाँ, याद आया, जब भी हमारे पड़ोसी कहीं जाते हैं तो अपने कुत्ते को डॉग केयर सेंटर पर छोड़ देते हैं। तुम लोग वहाँ पता करो ना। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, कहकर प्राची ने बुझे दिल से फ़ोन रख दिया। अगले दिन दिनेश ने आसपास के डॉग केयर सेंटर पर जाकर पता किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। घर आया तो प्राची ने पूछा, अरे दिनेश, रोक्सी को कहीं छोड़ने का इंतजाम हुआ या नहीं? तो दिनेश बोला, नहीं प्राची, डॉग केयर सेंटर में तो कम से कम 1500 रुपये एक दिन के लगेंगे। अरे बाप रे, इतने पैसे? प्राची ने हैरानी से कहा। तो दिनेश बोला, और नहीं तो क्या, ऊपर से हम इतने दिनों के लिए बाहर जाएंगे तो घर की सिक्योरिटी के लिए भी कोई गार्ड चाहिए होगा। वो भी कम से कम एक दिन के 1000 रुपये लेगा, और एक महीने के हिसाब से तो बहुत खर्चा पड़ जाएगा। अगर कोई इंतजाम ना हुआ तो हमें विदेश जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। ये सुनते ही उनका बेटा मोनू बोला, मुझे पता था पापा ऐसा ही करेंगे, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। नाराज होकर वो अपने कमरे में चला गया। तभी प्राची के दिमाग में एक ख्याल आया और उसने कहा कि क्यों ना हम गांव से आपकी माँ को बुला लें। तो दिनेश बोला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? माँ यहाँ आकर कैसे रह सकती है, और वो भी अकेली? तो प्राची ने कहा, अरे दिनेश, एक बार सोचो तो सही। अगर आपकी माँ यहाँ आ जाएगी तो ना तो घर की सिक्योरिटी के लिए गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही हमें रोक्सी की देखभाल के लिए कोई एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। लगे हाथ घर में रखे पौधों को भी पानी दे दिया करेंगी। प्राची की बात सुनकर दिनेश बोला, लेकिन प्राची, तुम्हें तो मेरी माँ फूटी आँख नहीं सुहाती थी, जिस कारण आज तक हमने उनको यहाँ नहीं बुलाया। हम यहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और वो बेचारी अकेली गांव में रहती है, और आज जब हमें ज़रूरत पड़ी तब हम उनको यहाँ बुला लें, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। तो प्राची कहने लगी, अरे हम थोड़ी ना उन्हें बताने वाले हैं कि हम उन्हें अपने घर और रोक्सी की रखवाली के लिए बुला रहे हैं। तुम बस अपनी माँ को फ़ोन लगाओ, मैं सब संभाल लूँगी। कहते हुए प्राची ने दिनेश के हाथ में फ़ोन थमा दिया। हेलो, प्रणाम माँ, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ बेटा, बस अभी अभी बैठे बैठे तुम सबको ही याद कर रही थी, सुमित्रा जी ने कहा। तो दिनेश बोला, अच्छा माँ, इतनी याद आ रही थी तो कुछ दिनों के लिए यहाँ चली आती। तो सुमित्रा जी बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम ही बहू और बच्चों को लेकर किसी दिन मुझसे मिलने आ जाओ, मेरा आना तो संभव नहीं है। तभी दिनेश के हाथ से फ़ोन लेते हुए प्राची बोली, अरे माँ जी, सारा प्यार आप उन गांव वालों पर लुटा देंगी तो हमारे लिए क्या बचेगा? आपके पोता पोती को भी आपके प्यार की ज़रूरत है। अरे बहू, मैं तो हमेशा तुम लोगों को मन ही मन में आशीर्वाद देती रहती हूँ, सुमित्रा जी ने कहा। तो प्राची बोली, ऐसे दूर रहने से आशीर्वाद देने से क्या होगा माँ जी? आपके बच्चों को आपके प्यार और साथ की ज़रूरत है। कल आपके पोता पोती भी आपको बहुत याद कर रहे थे। मोनू तो आपको याद करके रोने ही लगा। अब बच्चे जिद पकड़ रहे हैं कि उन्हें अपनी छुट्टियां दादी के साथ ही बितानी हैं,
इसीलिए मैं तो कहती हूँ आज ही अपने कपड़े पैक कीजिए और ट्रेन पकड़कर यहाँ चली आइए। इतने दिनों बाद बहू ने इतने हक से बात की और इतने प्यार से अपने घर बुलाए हैं, ये देखकर तो सुमित्रा जी खुद को रोक ना पाई और बड़ी खुशी से बेटा बहू के घर जाने की तैयारी करने लगी। करीब 1.5 साल पहले सुमित्रा जी के पति का देहांत हुआ था। पति के जाने के बाद सुमित्रा जी गांव में अकेली रहती थी, पर गांव के सभी लोग उनका बहुत ख्याल रखते थे। यहाँ तक कि गांव के बच्चे भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। अक्सर उनके पास आकर सब बच्चे कहानी सुना करते थे। गांव में किसी को कोई भी दुख तकलीफ होती तो सुमित्रा जी हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहती थी और इसी कारण गांव के हर व्यक्ति के दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। उनके पति की पेंशन आती थी जो महीने भर का खर्चा निकालने के लिए काफ़ी होती थी। बेटे बहू के घर ले जाने के लिए सुमित्रा जी ने बड़ी खुशी से बेसन के लड्डू और कुछ नमकीन स्नैक्स बना लिए। अपनी मदद के लिए उन्होंने पड़ोसियों को भी बुला लिया। अगले दिन अपने घर की जिम्मेदारी गांव वालों के हाथों में सौंपकर सुमित्रा जी ट्रेन में बैठ गई और लगभग 2-2.5 घंटे के सफ़र के बाद बेटे के शहर पहुंच गई। स्टेशन पर पहुंची तो देखा कि उनके बेटा और बहू और पोता पोती बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वो ट्रेन से उतरी तो बेटा बहू ने पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया तो दोनों बच्चे भी दौड़ते हुए आए और दादी दादी कहते हुए उनसे लिपट गए। अपने बच्चों का प्यार और अपनापन देखकर सुमित्रा जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सब लोग गाड़ी से घर पहुँचे और घर का दरवाज़ा खोला तो अपने सामने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर रॉक्सी उन पर भौंकने लगा, लेकिन सुमित्रा जी ने उसे बड़े प्यार से सहलाया तो वो बिल्कुल शांत हो गया। गांव में सरल और सामान्य जीवन जीने वाली सुमित्रा जी बेटे बहू के घर में तरह तरह की सुख सुविधाएं देखकर हैरान थी। उनकी बहू प्राची उनकी खूब खातिरदारी कर रही थी। दिनेश उनका हर तरीके से ख्याल रख रहा था। तो वहीं दोनों बच्चों ने भी अपनी दादी का खूब मन लगा रखा था। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन प्राची सुमित्रा जी को घर का सारा काम समझाने लगी। रॉक्सी को खाने में क्या पसंद है, उसका खाना कहाँ रखा है, घर का राशन का सामान कहाँ रखा है, वगैरह वगैरह। फिर बोली, और माँ जी सुबह शाम रॉक्सी को पार्क और सैर करवाने भी ले जाना, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी और रॉक्सी भी घर में गंदगी नहीं फैलाएगा। उसकी बातें सुनकर सुमित्रा जी कभी काम समझने लगती तो कभी प्रश्नवाचक निगाहों से प्राची की ओर देखने लगती। फिर थोड़ी देर बाद बोली, अच्छा क्या बहू, जो मुझे सब कुछ बता दिया, अब तुम देखना मैं सब लोगों को स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। कहते हुए सुमित्रा जी रसोई की तरफ चल पड़ी। तभी उनकी नज़र हॉल में रखे हुए कुछ अटैची और बैग पर गई। ये देखते ही सुमित्रा जी ने हैरानी से पूछा, ये क्या बहू, कहीं जा रहे हो क्या? तभी प्राची हड़बड़ाते हुए बोली, वो क्या है ना माँ जी, आपके बेटे को ऑफिस के काम से विदेश जाना है तो बच्चों ने भी जिद पकड़ ली कि हमें भी विदेश घूमने जाना है, तो इसीलिए हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं। तो कुछ दिन आप घर का ख्याल रखिएगा। ये सुनकर तो सुमित्रा जी और भी अचंभित हो गई। तभी दिनेश बोला, वो क्या है ना माँ, अचानक ही प्रोग्राम बन गया, हमें कल सुबह ही निकलना है, तो पीछे से आप सब कुछ संभाल लेना, हम 10-15 दिनों में वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग गए और अगली सुबह सुमित्रा जी को रॉक्सी के साथ छोड़कर वो सब लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। ये देखकर सुमित्रा जी को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन कुछ ही दिनों की बात है, ये सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। सुबह नहा धोकर उन्होंने रॉक्सी को भी बड़े प्यार से नहलाया। प्राची के बताए अनुसार उन्होंने रॉक्सी का खाना उसके बर्तन में डाल दिया और फिर अपने खाने की थाली भी वहीं लेकर बैठ गई। लेकिन रॉक्सी खाना खाने को तैयार ही नहीं था। शायद सभी लोगों के चले जाने के कारण
उदास हो गया था। तो सुमित्रा जी ने उसे प्यार से सहलाया और अपनी थाली में से एक रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया। तो रॉक्सी भी अपनी उदासी भूलकर खुशी से उनके साथ खाना खाने लगा। अब तो हर रोज सुमित्रा जी उसे अपनी थाली से ही खाना खिला देती और वो बड़े शौक से उनके साथ बैठकर खा लेता। सुबह शाम सुमित्रा जी रॉक्सी को पार्क घुमाने ले जाती तो वहीं आस पड़ोस वालों से भी उनकी जान पहचान होने लगी। बच्चों के साथ हंसना बोलना उन्हें बहुत पसंद था। पड़ोस के सभी बच्चे उन्हें दादी दादी कहकर पुकारने लगे तो उन्हें भी अच्छा लगने लगा। एक दिन जब सुमित्रा जी बिस्तर पर सोने गई तो उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। काफ़ी देर हो गई थी लेकिन वो बच्चा रोता ही जा रहा था। वो बाहर निकली तो देखा कि बच्चे के मम्मी पापा घर के आंगन में उसे लेकर घूम रहे थे और बहलाकर उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बच्चा किसी भी प्रकार से शांत नहीं हो रहा था। तभी सुमित्रा जी उनके पास गई तो बच्चे की माँ ने सुमित्रा जी से कहा, देखिए ना अम्मा जी, न जाने क्या हुआ है, बस रोता ही जा रहा है। तो सुमित्रा जी उसे तुरंत अंदर लेकर आई और उसके नाभि और पेट पर हींग लगाते हुए बोली, अब देखना ये बिल्कुल शांत हो जाएगा। वो क्या है ना, छोटे बच्चों को कभी कभी गैस बन जाती है जिस कारण वो रोने लगते हैं और हम परेशान हो जाते हैं कि न जाने क्या हो गया है बच्चे को। थोड़ी देर में बच्चा बिल्कुल चुप हो गया तो सुमित्रा जी उसके साथ हंसने लगी तो बच्चा भी खिलखिलाकर हंसने लगा। ये देखकर बच्चे के मम्मी पापा हैरान रह गए। अरे अम्मा जी, आप तो कमाल की जादूगर हैं, कहते हुए उन दोनों ने सुमित्रा जी का धन्यवाद किया। तो सुमित्रा जी बोली, आगे से ये हींग रखना बेटा, अगर कभी भी बच्चा रोता है तो उसके नाभि पर ये हींग लगा देना। अब तुम जाकर आराम से सो जाओ, ये परेशान नहीं करेगा। कहते हुए सुमित्रा जी भी अंदर आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। एक सुबह जब सुमित्रा जी रॉक्सी को पार्क लेकर गई तो वहीं प्राची की सहेली सविता भी पार्क में आई हुई थी। रॉक्सी के साथ किसी अनजान बूढ़ी औरत को देखकर वो हैरान हुई तो किसी पड़ोसन ने उसे बताया कि ये प्राची की सासू माँ है जो गांव से आई है। तो सविता भी उनसे मिलने आ गई। प्रणाम आंटी जी, मैं प्राची की सहेली हूँ, यहाँ पास में ही रहती हूँ, सविता ने कहा। तो सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए उसे आशीर्वाद दिया। तो सविता बोली, ये आपने बहुत अच्छा किया आंटी जी जो यहाँ आ गई, नहीं तो आपकी बहू प्राची का विदेश जाने का सपना तो सपना ही रह जाता। तो सुमित्रा जी हैरानी से बोली, मैं कुछ समझी नहीं बेटी। फिर सविता ने कहा, अच्छा वो सब छोड़िए आंटी जी, ये बताइए वो लोग वापस कब आ रही हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं बेटी, मुझे तो उन्होंने बताया था कि हम लोग 10-15 दिन के अंदर ही आ जाएंगे, लेकिन 15 दिन हो चुके हैं, वो अब तक नहीं आए हैं। तो सविता ने कहा, नहीं आंटी जी, मुझे तो प्राची ने यही बताया था कि कम से कम 1 महीना तो लग ही जाएगा। तो सुमित्रा जी हैरानी से बोली, 1 महीना? लेकिन मुझे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी ही आ जाएंगे। नहीं आंटी जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा मैं चलती हूँ। इतना कहकर सविता तो वहाँ से चली गई, लेकिन सुमित्रा जी सोच विचार में पड़ गई और रॉक्सी को लेकर घर वापस लौट आई। घर पहुँची तो फ़ोन की घंटी बजी। सुमित्रा जी ने फ़ोन उठाया तो उनके बेटे दिनेश का ही फ़ोन था। प्रणाम माँ, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? रॉक्सी ने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? तो सुमित्रा जी बोली, हाँ बेटा, वैसे तो सब कुछ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे का खूब अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। रॉक्सी तो दिन भर पूरे घर में उछलता कूदता रहता है, लेकिन तुम लोगों ने बहुत दिन लगा दिए वापस आने में। तो दिनेश बोला, हाँ माँ, ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही था, इसीलिए कुछ दिन और लग जाएंगे, आप वहाँ संभाल लेना। कहते हुए दिनेश ने फ़ोन रख दिया। तभी प्राची बोली, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ प्राची, सब ठीक है, तुम्हारा घर भी सही सलामत है
और रोकसी भी। तो प्राची खुशी से बोली, देखा, माँ को गांव से बुलाने का मेरा आइडिया काम कर गया ना। अब हम निश्चिंत होकर कुछ दिन और यहाँ आराम से घूम सकते हैं। हाँ प्राची, आइडिया तो तुमने बिल्कुल सही दिया था, नहीं तो घर की सिक्योरिटी का खर्चा और रॉक्सी को डॉग केयर सेंटर में रखने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता, दिनेश ने कहा। तो प्राची बोली, अब मेरी एक बात और मानो, अपनी माँ से कहो कि बाबूजी की बीमा की रकम हमारे हाथों में रख दे। वैसे भी उन्हें उन पैसों का करना ही क्या है, हर महीने बाबूजी की पेंशन आती तो है, इससे ज़्यादा पैसों का वो क्या करेंगी। अरे प्राची, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी इसी बारे में ही सोच रहा था। लेकिन दिनेश, तुम्हारी माँ पैसे दे तो देगी ना, प्राची ने पूछा। तो दिनेश बोला, अरे देगी क्यों नहीं, मैं कह दूंगा कि मुझे ज़रूरत है। और फिर मेरे प्रमोशन की बात हमने माँ को बताई कहाँ है, उन्हें तो बस इतना ही पता है कि हम ऑफिस के काम से विदेश आए हैं, घूमने फिरने नहीं। यहाँ दिनेश को लग रहा था कि उसने फ़ोन काट दिया है, जबकि फ़ोन अभी भी चल रहा था और दिनेश और प्राची की सारी बातें सुमित्रा जी सुन रही थी। बेटे और बहू के विचार जानकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उनकी अपनी औलाद ही अपने स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिर सकती है। फिर खुद से ही बोल उठी कि इस कलयुग में लालच और स्वार्थ माँ की ममता पर भारी पड़ने लगा है, लेकिन मेरा दिनेश तो कभी ऐसा नहीं था। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक उनका ध्यान रॉक्सी की ओर गया, जो भूख के कारण पूंछ हिलाता हुआ उनके इर्द गिर्द घूम रहा था। जल्दी से सुमित्रा जी ने अपने आंसू पोंछे और रॉक्सी के लिए खाना ले आई, लेकिन रॉक्सी हमेशा सुमित्रा जी के साथ ही खाना खाता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी सुमित्रा जी को भोजन के 2 निवाले खाने पड़े। दिन ऐसे ही बीतते रहे। एक दिन सुमित्रा जी घर आकर बैठी ही थी कि उनकी बहू प्राची का फ़ोन आया। माँ जी, हम कल दोपहर तक घर पहुँच जाएंगे, खाना बनाकर रखिएगा, और हाँ, घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई करके रखना। मुझे घर बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा मैं छोड़कर गई थी। ठीक है बहू, सुमित्रा जी ने कहा और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह सुमित्रा जी कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठ गई थी। आज उनके पति की बरसी थी, इसीलिए मंदिर जाने के लिए वो सुबह सवेरे नहा धोकर तैयार हो गई। भगवान को भोग लगाने के लिए रसोई घर में जाकर हलवा पूरी बनाने लगी और कुछ खाना गरीबों में बांटने के लिए बनाया। रॉक्सी को घर में ही छोड़कर सुमित्रा जी मंदिर चली गई। मंदिर जाकर भगवान को भोग लगाया और पति की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मंदिर के बाहर आई तो सभी गरीब लोगों को भोजन बांटने लगी। तभी उनकी नज़र वहीं बैठी एक वृद्ध महिला पर पड़ी। जैसे ही वो खाना देने के लिए उनके पास जाने लगी तो उसने अपना चेहरा साड़ी के पल्लू से छुपा लिया। कद काठी से वो महिला उन्हें जानी पहचानी सी लगी। जैसे ही सुमित्रा जी उसे प्रसाद देने लगी तो उनकी नज़र उस महिला के हाथ पर पड़ी जिस पर लिखा था शारदा देवी। देखते ही सुमित्रा जी का कलेजा मुंह को आने को हुआ। शारदा, तुम मेरी सहेली शारदा ही हो ना? कहते हुए सुमित्रा जी ने उसका पल्लू हटाया तो आंसुओं से भरी आंखें लिए शारदा जी उनसे नजरें नहीं मिला पाई। ये सब कैसे हो गया शारदा? तुम तो अपने बेटों के साथ बहुत खुश थी। तो शारदा जी रोते हुए बोली, क्या बताऊं सुमित्रा बहन, दोनों बेटों की बड़े शहर में अच्छी नौकरी लग गई थी तो हम स्वयं को धन्य समझने लगे थे। फिर दोनों बेटे और बहुएं भी अपने साथ यहीं लेकर आ गए। हम लोग भी उनके साथ सुखी पूर्वक जीवन बिता रहे थे। 6 महीने बड़े बेटे के घर में रहते थे और 6 महीने छोटे बेटे के घर। कुछ ही महीने पहले पति का देहांत हो गया तो बेटों ने गांव वाला मकान बेचने की जिद पकड़ ली। सब गांव वालों ने बहुत रोका था मुझे कि अपने जीते जी अपने हाथ काट कर बच्चों के हाथों में मत दो, लेकिन मैं ही नहीं मानी। सोचा था कि जब बुढ़ापा बच्चों के साथ ही गुजारना है तो बच्चों की बात मानने में
क्या हर्ज है, लेकिन अपना हिस्सा लेने के बाद बड़ा बेटा तो अपनी बीवी बच्चों के साथ विदेश चला गया, तो छोटे बेटे बहू ने भी मेरी जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। मेरे एक गलत फैसले का नतीजा ये हुआ कि इस उम्र में मैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूँ। दो दो बेटे बहू के होते हुए भी मेरा अपना कोई नहीं है। कहते हुए शारदा जी फूट फूट कर रोने लगी। तभी सुमित्रा जी ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, रो मत बहन, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तू मेरे साथ चलो। सुमित्रा जी अपनी सहेली को घर लेकर आ गई। शारदा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, तब तक तुम हाथ मुंह धोकर आ जाओ और ये लड्डू खाओ। मैंने ये लड्डू बच्चों के लिए बनाए थे, लेकिन उनके पास तो लड्डू खाने के लिए समय ही नहीं था। विदेश जो जाना था। कहते हुए सुमित्रा जी की आंखें भर आई और नाश्ता बनाने रसोई घर में चली गई। बातचीत करते हुए दोनों सहेलियों ने नाश्ता किया। उसी समय दरवाजे की बेल बजी। सुमित्रा जी ने दरवाज़ा खोला तो सामने प्राची और दिनेश खड़े थे। लेकिन अपने घर में किसी अजनबी को देखकर प्राची प्रश्नवाचक निगाहों से सुमित्रा जी की ओर देखने लगी। तो सुमित्रा जी बोली, बहू, ये मेरी सहेली है। बेचारी बहुत परेशान थी, इसीलिए मैं इसे अपने साथ घर ले आई। ये सुनते ही प्राची चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, हमने तो यहाँ धर्मशाला खोल रखी है ना, जो किसी को भी घर में लेकर आ गई। और वैसे कितने दिनों से चल रही है ये समाज सेवा। ये तुम क्या कह रही हो बहू? सुमित्रा जी हैरानी से बोली। तो दिनेश ने कहा, हाँ माँ, ठीक ही तो कह रही है प्राची, ये हमारा घर है, कोई वृद्ध आश्रम नहीं। ये सुनकर सुमित्रा जी हक्की बक्की खड़ी रह गई और फिर बोली, हाँ वैसे तो ठीक ही कहा बेटा तुमने, ये घर तुम्हारा है, मेरा नहीं। क्योंकि मुझे तो तुम लोगों ने इस घर में इसीलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हारी अनुपस्थिति में इस घर की और रॉक्सी की रखवाली कर सकूं। एक चौकीदार से ज़्यादा हैसियत कहाँ है मेरी। अब जब इस घर के मालिक घर पर वापस लौट चुके हैं तो इस चौकीदार का क्या काम। तुम्हारे घर में शायद हम जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मेरे गांव में और गांव वालों के दिल में मेरे लिए बहुत जगह है। शाम की ट्रेन से अपनी सहेली को लेकर मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगी। तभी मोनू और सोनू दादी से आकर लिपट गए और रोते हुए बोले, नहीं दादी, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। बच्चों की मासूमियत भरी बातें सुनकर सुमित्रा जी दोनों बच्चों को चूमते हुए बोली, अरे बेटा, मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जिंदगी के हर मोड़ पर माँ बाप ही होते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों का भला चाहते हैं। हर मुसीबत में अपने बच्चों का साथ देते हैं। बदले में वो अपनी औलाद से किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आँख मूंद कर वे अपने बच्चों पर विश्वास रखते हैं। इसीलिए तुम दोनों अपने मम्मी पापा के विश्वास को बिल्कुल मत तोड़ना बेटा, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। सुमित्रा जी की बात सुनकर प्राची और दिनेश को अपनी गलती का एहसास होने लगा। तभी सुमित्रा जी अपनी बहू की ओर देखते हुए बोली, ये देखो बहू, तुम्हारा घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। फिर भी अगर इस काम वाली बाई से कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर देना। नहीं माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? प्राची ने कहा। तो सुमित्रा जी बोली, मुझे सब मालूम पड़ गया है बहू कि अचानक मेरे लिए तुम्हारे मन में इतना प्यार क्यों उमड़ आया था जो मुझे यहाँ बुला लिया। दुख तो मुझे ये सोचकर हो रहा है कि आज तक मेरा बेटा अपनी माँ के प्यार को नहीं समझ पाया। और बहू, तुम तो एक माँ हो ना, फिर भी तुमने माँ की ममता के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। अगर मुझे साफ साफ कह देते तो क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ नहीं आती? अरे मेरी तो जान भी हाजिर है तुम लोगों के लिए। और हाँ बेटा, तुम्हारे बाबूजी के बीमा के जिन पैसों पर तुम्हारी नज़र है, उन पैसों को हासिल करने के लिए कोई नया नाटक मत करना। जब मांगोगे मैं दे दूंगी। सुमित्रा जी की ये बात सुनकर
दिनेश और प्राची शर्मिंदगी के कारण जमीन में गड़े जा रहे थे। तभी बिना देरी किए सुमित्रा जी ने अपना बैग उठाया और अपनी सहेली को साथ लेकर घर से बाहर निकल गई। तो दिनेश और प्राची की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी समय पास में रहने वाली उनकी पड़ोसन भी आ गई और बोली, अरे माँ जी, आप जा रही हैं? आपके रहते हमें किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। मेरे सास ससुर तो हैं नहीं, तो मुझे तो आप में ही ममता की मूरत दिखाई देती है। उसी समय सोनू और मोनू भी दादी से लिपटकर बोले, दादी मत जाइए ना। सब लोगों का इतना प्यार देखकर सुमित्रा जी की आंखें आंसू से भर आई। तभी प्राची और दिनेश उनके सामने भरी आंखें लिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए। हम जानते हैं कि हमने गलती ही ऐसी की है जिसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन आप तो माँ हैं ना, जो अपनी औलाद की हर छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देती हैं। हम अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। बस हमें एक मौका दे दीजिए अपनी सेवा करने का। आप दोनों यहीं रहिए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। बेटे बहू को अपनी गलती का प्रायश्चित करते देख सुमित्रा जी बोली, मेरे बच्चों, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मुझे गांव तो जाना ही पड़ेगा। वहाँ मेरा अपना घर है जहाँ रहकर मुझे सुकून मिलता है। हम दोनों बहनें वहाँ खुशी से अपना जीवन बिताएंगी। सुमित्रा जी ने दोनों बच्चों के सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और अपनी सहेली को साथ लेकर जैसे ही ऑटो में बैठने लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कोई पीछे से उन्हें रोक रहा है। मुड़कर देखा तो रोक्सी ने उनका पल्लू पकड़ रखा था। उसे देखते ही सुमित्रा जी की आंखें फिर से भर आई, लेकिन वो खुद को कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। इसीलिए फिर स्वयं पर काबू करके उन्होंने अपना पल्लू छुड़ाया और शारदा जी के साथ ऑटो में बैठ गई। तो रोक्सी भी उनके पास ऑटो में आकर बैठ गया। ये देखकर तो दोनों बच्चे हंसने लगे। सुमित्रा जी ने उसे लाख मनाने की कोशिश की, लेकिन वो तो उनसे दूर जाने को तैयार ही नहीं था। तभी दिनेश ने कहा कि ठीक है माँ, जब रोक्सी का तुम्हारे प्रति इतना ही प्यार हो गया है तो आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। रोक्सी का ऐसा व्यवहार देखकर सुमित्रा जी ने कहा कि इंसान भले ही समझे या ना समझे, लेकिन ये बेजान जानवर प्यार की भाषा बखूबी समझते हैं। अब रोक्सी मेरे साथ ही रहेगा। कहते हुए सुमित्रा जी ने ऑटो वाले को चलने का इशारा किया। रास्ते में शारदा जी ने कहा, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी बहन। कहते कहते उनका गला भर आया। अरे शारदा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? आपके सहारे तो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा, वरना मैं भी तो अकेली ही रहती थी। बेटे बहू कोई किसी के नहीं होते। खैर छोड़ो इन सब बातों को। अब देखना, हम दोनों बहनें गांव में आराम से अपनी ज़िंदगी बिताएंगी। बातें करते हुए दोनों गांव के लिए निकल गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।